तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है मेरा इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग अध्ययन करेंगे लास्ट लेसन। ठीक है, इस कहानी को अभी हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए, कहानी को समझने से पहले आपको हम बता दें कि यहाँ जैसे कि लिखा हुआ है कि अबाउट द ऑथर, यानी हमें सबसे पहले लेखक के बारे में पढ़ना है और समझना है कि इस कहानी को किसने लिखा है। तो चलिए, हम आपको पहले बता दे रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक सिर्फ हमें ऑथर के बारे में जानकारी मिलने वाला है। और तो चलिए इस कहानी को समझते हैं कि ऑथर है कौन। तो स्क्रीन पे देखिए, ये एक आदमी है और इनका नाम है एल्फोंस डोडेट। ठीक है, क्या नाम है इनका? एल्फोंस डोडेट। और ये एक फ्रेंच नोवेलिस्ट होते हैं और इस साथ साथ में ये शॉर्ट स्टोरी भी लिखते हैं। ओवरऑल देखें तो ये एक लेखक हैं। ठीक है, पेशे से हैं लेखक, इनका काम है कहानी वगैरह लिखना। तो इन्होंने ही इस लास्ट लेसन को लिखा है। आपको पता चल गया होगा, तब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर अगर इसने इस लास्ट लेसन को लिखा है तो कब लिखा है? तो देखो यहाँ कि जब युद्ध होता है। ठीक है, अब ये युद्ध होता है, ये युद्ध कहाँ पे होता है और कब होता है? तो दरअसल ये युद्ध 1870 और 71 में होता है। ठीक है, और ये जो युद्ध है वो दो देशों के बीच में होता है। देखिए, ये है फ्रांस और ये है पर्सिया, यानी अभी के टाइम पे से हम लोग कहते हैं जर्मनी। तो इन दोनों देशों के बीच में युद्ध होता है। और युद्ध में होता क्या है कि ये जो फ्रांस है ये युद्ध हार जाता है, तो इनके यहाँ देखिए कुछ ज़िले हैं, ये वाले ज़िले इनके कब्जे में चला जाता है। तो इस युद्ध के कारण होता क्या है कि वहाँ के स्कूल पर, ठीक है, प्रभाव पड़ने लगता है। तो स्कूल पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस चीज़ को ही देखते हुए ये जो लास्ट लेसन के ऑथर है एल्फोंस डोडेट, इस लास्ट लेसन की कहानी को लिखता है। तो आई होप आपको कहानी यहाँ से यहाँ तक समझ में आ गया है। जो इंग्लिश से लिखा है इसे पिक्चर के माध्यम से बता दिए हैं। तो आपसे चलिए हम सवाल करते हैं कि इस लास्ट लेसन को किसने लिखा है, कब लिखा है, क्यों लिखा है। इन तीनों सवाल का जवाब आप दीजिएगा, ठीक है, कमेंट सेशन में। तो ये रहा इनका, ठीक है, एक्सप्लेनेशन, मतलब स्टोरी के माध्यम से कहानी को आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब थोड़ा इनका हम लोग एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। अब बोले सर एक्सप्लेनेशन क्या करेंगे? तो चलिए हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसे थोड़ा साइड कर देते हैं। अब ये, हाँ, अब नीचे आ गया। तो ये रहा, ठीक है। अब इनका हम लोग करेंगे क्या? एक्सप्लेनेशन। अब एक्सप्लेनेशन करने से पहले आपको बता दें कि ये जो ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रहा है ये सारे के सारे सब्जेक्ट हैं। ठीक है, मतलब एक सेंटेंस में से मैंने सब्जेक्ट को हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो कि एक सब्जेक्ट की पहचान हम लोग कैसे कर सकते हैं। आप आसानी से कर लेंगे। और ये जो रेड कलर में मैंने हाईलाइट किया है इनका हिंदी अर्थ बताने वाले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ इन्हें कलर ग्रेडिंग, मतलब ये जो कलर किए हैं इसे देख के कन्फ्यूज़ मत होइएगा। तो चलिए एक्सप्लेनेशन, तो चलिए इनका एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं, जैसे कि लिखा है द लास्ट लेसन। ठीक है, तो इनका यदि हम लोग हिंदी अर्थ देखें तो लास्ट मतलब होता है अंतिम होता है। ठीक है, क्या होता है? लास्ट मतलब होता है अंतिम, और लेसन मतलब होता है अध्याय, यानी अंतिम अध्याय, या फिर लास्ट मतलब आखिरी भी होता है, यानी आखिरी अध्याय। ठीक है, इनका हिंदी रहा। और यदि ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इनका यदि हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच निकालने जाएंगे तो द डिटर्मिनर होता है। क्या है? डिटर्मिनर होता है। और ये जो लास्ट है ये एक एडजेक्टिव होता है। ठीक है, और ये जो लेसन है ये एक नाउन होगा। ठीक है, अब आप बोलें सर इसे किस आधार पे आप ये द को डिटर्मिनर कह दिए? ठीक है, लास्ट को एडजेक्टिव कह दिए और लेसन को नाउन। तो देखो, ये ग्रामर के एक बेसिक नियम है कि एक नाउन की पहचान आप कैसे कर सकते हैं। यदि आपको पता है तो आप आसानी से बता सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो चलिए हम बता देते हैं कि एक नाउन की पहचान आप कैसे कर सकते हैं, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो कि एक नाउन की पहचान कैसे करें। ठीक है, तो यहाँ आप सीखेंगे कि एक नाउन की पहचान कैसे कर सकते हैं। तो पहला नंबर कि यदि आपको ए एन और द, इन तीनों का हम लोग क्या कहते हैं? डिटर्मिनर कहते हैं। ठीक है, याद रखना। इनके बाद यदि आपको एक तो शब्द देखने को मिल रहा है तो समझ जाना वो क्या होगा? नाउन होगा। यहाँ और एक कंडीशन बनता है कि अगर ए एन और द, इन तीनों शब्द के बाद, यानी इन डिटर्मिनर के बाद आपको यदि दो ठो शब्द देखने को मिलेगा तो समझ जाना वो क्या होगा? नाउन होगा, आखिरी वाला। और जो पहला नंबर पे आएगा वो एडजेक्टिव होगा। यहाँ और एक कंडीशन बनता है कि अगर ए एन और द, इन तीनों शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? डिटर्मिनर। इनके बाद अब की बार यदि एक नहीं, दो भी नहीं, बल्कि तीन शब्द देखने को मिलेगा तो समझ जाना ये जो आखिरी वाला होगा वो हमेशा नाउन होगा, और ये जो दूसरा नंबर पे आएगा वो एडजेक्टिव होगा,
और पहला नंबर पे जो आएगा वो एडवर्ब होगा। अब आप पूछेंगे कि सर ऐसे क्यों? क्योंकि नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है और एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब बताता है। तो इसी नियम के द्वारा ही मैंने नाउन की पहचान किया है। यहाँ जैसे हम कह रहे हैं ना कि ये नाउन है, तो देखो और एक बार आपको निकाल के दिखा देते हैं। पहले क्या बताएं कि ए एन द क्या होता है? डिटर्मिनर है। तो ये डिटर्मिनर है। इनके बाद आप नंबरिंग कर लेना, जैसे यहाँ 1 2 मैंने किया ना, तो यहाँ पहला नंबरिंग, ठीक है। दूसरा नंबर पे क्या आएगा? हमेशा नाउन आता है आखिरी वाला। तो आखिरी वाला क्या है? ये नाउन है। और ये क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। तो इस नियम के माध्यम से आप और भी नाउन निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए द क्या है? डिटर्मिनर है, ठीक है। नंबरिंग कीजिए पहला नंबर, तो पहला नंबर पे क्या यहाँ आ रहा है? नाउन आ रहा है। तो ये क्या होगा? नाउन होगा। और भी कहीं आप देख रहे होंगे जैसे कि ए डिटर्मिनर है, नंबरिंग कीजिए पहला नंबर, ठीक है, यहाँ दूसरा नंबर, तो ये क्या होगा? नाउन होगा, ठीक है, नाउन होगा। और ये क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। और भी देखिए जैसे कि यहाँ हमको दिख रहा है द डिटर्मिनर है, इनके बाद आपको नंबरिंग करना है पहला दूसरा, तो ये जो होगा नाउन होगा, ये क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। तो इस नियम के माध्यम से आप किसी भी सेंटेंस में से अगर नाउन की पहचान करने आपको कोई बोलेगा, तो मैं आसानी के साथ कह सकता हूँ कि आप इस नियम को यदि लिख लेते हैं और समझ लेते हैं, तो आप नाउन की पहचान करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए इसे हम मिटाते हैं। और इसी तरह ग्रामर के कुछ छोटे मोटे नियम हम लोग सीखते जाएंगे जैसे जैसे आगे इस कहानी को हम लोग पढ़ते जाएंगे। यानी एग्जाम ऑफ पॉइंट मतलब एग्जाम यानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जरूरी होगा उसे हम लोग नोट करते जाएंगे, ठीक है। अब चलिए आगे एक्सप्लेनेशन करते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है अबाउट द ऑथर, तो अबाउट प्रीपोजिशन है। अब कई सारे विद्यार्थी को नहीं पता होगा कि प्रीपोजिशन किसे कहते हैं। तो देखो यदि आप 12th के विद्यार्थी हैं तो ये छोटी मोटी बातें आपको पता होना चाहिए कि प्रीपोजिशन किसे कहते हैं, ठीक है, नाउन किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप एक्सप्लेनेशन नहीं समझ पाएंगे यहाँ, ठीक है। तो आई होप कि छोटी मोटी बातें आपको पता होगा। तो प्रीपोजिशन, अबाउट प्रीपोजिशन है, ठीक है, द डिटर्मिनर है, और ये जो ऑथर है ये नाउन है। ये रहा इनका पार्ट ऑफ स्पीच। अब चलिए आगे की तरफ। जैसे कि यहाँ लिखा है एल्फंस डोडेट। एल्फंस डोडेट ये कौन है? ये वही आदमी है, दिखा देते हैं और एक बार आपको। ये आदमी, ठीक है, ये कौन है? एल्फंस डोडेट है। इन्होंने ही इस लास्ट लेसन को लिखा है। तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि एल्फंस डोडेट वाज ए फ्रेंच नोबेलिस्ट, मतलब ये फ्रेंच नोबेलिस्ट थे, ठीक है, लेखक थे, मतलब फ्रेंच नोबेलिस्ट थे। वो फ्रेंच के ये नोबेल वगैरह लिखा करते थे। तो यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो एल्फंस डोडेट है कि किसी का नाम है, और जो नाम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। और प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, याद रखना, ठीक है। और प्रॉपर नाउन के पहले कभी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। यदि आप आर्टिकल का प्रयोग कर रहे हैं तो इससे विशेष गुण का बोध होगा। यानी आर्टिकल का प्रयोग आप तभी कर सकते हैं जब इसे आप निश्चित कर दें, ठीक है। तो ये प्रॉपर नाउन के कुछ नियम होते हैं, ठीक है, इसे भी आपको समझना है। तो जो एल्फंस डोडेट एक फ्रेंच नोवेलिस्ट थे। एंड कंजंक्शन है, इनका काम होता है कि सेंटेंस को जोड़ना। और क्या थे भाई? तो शॉर्ट स्टोरी राइटर यानी लघु लेखक थे। तो यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि ये जो एंड है ना, एंड के दोनों तरफ, ये तो कंजंक्शन है, एंड के दोनों तरफ सेम सेम चीज़ें लेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ ए क्या है? डिटर्मिनर है, तो इनके बाद ये आ रहा है एडजेक्टिव और ये आ रहा है नाउन, ठीक। तो एंड के पहले एडजेक्टिव आ रहा है, इसके बाद क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है। तो पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव। तो ये जो शॉर्ट स्टोरी है ये एडजेक्टिव होगा, और इनके बाद क्या आएगा? नाउन। तो एंड दोनों तरफ सेम सेम चीज़ें लेता है, ठीक है। और इस यहाँ देखें तो चलिए इनका थोड़ा सब्जेक्ट वर्ब निकाल लेते हैं कि एल्फंस डोडेट सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट को देखते हुए यहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो एल्फंस डोडेट सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये डिटर्मिनर है, ठीक है, एडजेक्टिव है, नाउन है, एंड कंजंक्शन है, शॉर्ट स्टोरी एडजेक्टिव है, और ये जो राइटर है ये नाउन है। तो ये रहा इस सेंटेंस का एक्सप्लेनेशन। और आपको ध्यान क्या देना है इसमें से? बस ये कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, और एंड का प्रयोग पे आपको ध्यान देना है। तो ये रही इनका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब इसे मिटा के चलिए आगे की तरफ। अब आगे जैसे कि लिखा है द लास्ट लेसन, ठीक है, जिस कहानी को हम लोग पढ़ रहे हैं इसी के बारे में कि द लास्ट लेसन इज सेड, इसे लिखा गया है इन द डेज ऑफ, यानी दिनों में। तो कौन से दिनों में? ये ऑफ लगा के बता रहा है कि द फ्रैंको पर्सियन वॉर, यानी फ्रांस और पर्सिया के दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1870 और 71 में। देख लीजिए, देखिए इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था ना। देखिए दोनों देशों के बीच में, फ्रांस और जर्मनी पर्सिया के बीच में युद्ध हुआ था। कब? 1870 और 71 में। तो वही यहाँ लिखा हुआ है
कि इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है। तो इन विच, जिसमें फ्रांस वॉज डिफीटेड, यहाँ आपको ध्यान देने की बात है, ठीक है। क्या ध्यान देना है कि ये जो फ्रांस है ना, यहाँ देखो, ये जो फ्रांस है, फ्रांस है ये देश का नाम है। और आपको पता होगा कि देश के नाम के पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। कभी भी आप देश के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर आप यहाँ कभी द फ्रांस लिख देते हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो इस तरह गलती ना करें, ठीक है। तो बस यही आपको यहाँ ध्यान देना था कि फ्रांस को हराया गया, तो किसके द्वारा हराया गया, ये बाई लगा के बता रहा है कि पर्सिया लीड बाय बिस्मार्क, यानी पर्सिया के द्वारा फ्रांस को हराया गया था, ठीक है। और देश के नाम के पहले द नहीं लगता, यहाँ भी आप द नहीं लगाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो ये रहा इस सेंटेंस से यहाँ तक आपको ध्यान देने की बात यही है कि यहाँ आपको हिंदी अर्थ पता होना चाहिए इसका, क्या बोलते हैं, इन द डेज ऑफ, यानी के दिनों में, ठीक है। इन द डेज ऑफ का मतलब पता होना चाहिए, और कुछ ज़्यादा खास है नहीं। बस चलिए सब्जेक्ट वर्ब देख लेते हैं। तो लास्ट लेसन सब्जेक्ट है और इनका जो वर्ब है इज सेट है, ठीक है। इज हेल्पिंग वर्ब है, सेट मेन वर्ब है, और यहाँ फ्रांस सब्जेक्ट है और इनका जो वर्ब होगा वॉज रिपीटेड है। ये जो वॉज है ये हेल्पिंग वर्ब है, रिपीटेड मेन वर्ब है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में से बस हमें इतना ही ध्यान देना है। अब चलिए इसे भी मिटा देते हैं। अब आगे, तो जैसे कि यहाँ लिखा है कि पर्सिया देश का नाम है, तो इसके पहले भी द का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। अगर कर रहे हैं तो गलत होगा। पर्सिया देन कंसिस्टेड ऑफ, यहाँ आपको और एक चीज़ ध्यान देना है कि ये जो देन है ना, ठीक है, THEN, इस देन से समय का बोध होता है, ठीक है। और एक देन होता है THAN, इस देन का मतलब होता है तुलना करना, ठीक है। मतलब इसे जब तुलना किया जाता है तब इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इन दोनों के प्रयोग पे आपको ध्यान देना है। और यहाँ जो कंसिस्ट है, रुको, कंसिस्ट ऑफ है, इनका मतलब होता है बना होना, ठीक है, बना होना या फिर सम्मिलित होना होता है। तो चलिए, पर्सिया तब बना था किस चीज़ का, व्हाट नाउ आर द नेशन, अभी के जो देश है, तो आप लगा के बता रहे हैं कौन सा देश है, जर्मनी है, ठीक है, पोलैंड है, एंड कंजंक्शन है द पार्ट ऑफ एस्ट्रिया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो पर्सिया है, ठीक है, ये जो पर्सिया है वो बनता था उस वक्त कौन कौन से देश मिला के, जर्मनी को मिला के, ठीक है, रुको, जर्मनी को मिला के, पोलैंड को मिला के, और पार्ट ऑफ एस्ट्रिया, ठीक है। कौन सा देश, एस्ट्रिया, ये देश नहीं है एक्चुअली, हाँ देश ही है, वहाँ के एक कंटिनेंट होता है, एक ऑस्ट्रेलिया होता है, ठीक है, वो अलग कंटिनेंट है। तो इन जर्मनी मिला के, पोलैंड मिला के और पार्ट ऑफ एस्ट्रिया मिला के तब पर्सिया बनता था, उस वक्त की बात है, ठीक है। लेकिन अभी सिर्फ हम लोग जर्मनी कहते हैं। तो चलिए इस सेंटेंस में से यहाँ हमें क्या ध्यान देना है, इसे कंसिस्ट ऑफ के मतलब आपको पता होना चाहिए, जो बना होना होता है, ठीक है। और इतना खास है नहीं। सब्जेक्ट वर्ब देख लेते हैं। तो सब्जेक्ट जो होगा ये पर्सिया है, इनका जो वर्ब होगा वो कंसिस्टेड होगा, ठीक है। ऑफ प्रीपोजिशन है, ये व्हाट प्रोनाउन है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, आर नेशंस को देख के आ रहा है, ठीक है। प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। तो ऑब्जेक्ट में जर्मनी है, देश के नाम, आर्टिकल नहीं लगता है, यहाँ भी नहीं आर्टिकल लगा है, ठीक है, यहाँ भी नहीं लगाया गया है आर्टिकल। तो ये रहा इस सेंटेंस का एक्सप्लेनेशन। तो आई होप आप सीख गए होंगे इस सेंटेंस में से कि किन बातों को ध्यान में देना है और किन बातों को आपको नेग्लेक्ट करना है। तो चलिए आगे, जैसे कि यहाँ लिखा है इन दिस स्टोरी, यानी कौन सी कहानी में, इस लास्ट लेसन की कहानी में, ठीक है। द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट, कहाँ के डिस्ट्रिक्ट है भाई, फ्रेंच कौन कौन से, तो ऑप लगा के बता रहे हैं कि फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट, तो कौन से वो डिस्ट्रिक्ट, मतलब सॉरी। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं, जैसे कि इन दिस स्टोरी, यानी इस कहानी में, द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट, तो कहाँ के फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट है, तो आप लगा के बता रहे हैं कि अल्सेस एंड लोरेंस के फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट हैव पास्ड, ये चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, इनटू पर्सियन हैंड, यानी जब ये जो फ्रांस और क्या बोलते हैं पर्सिया के बीच में युद्ध होता है, तो होता क्या है कि इन दोनों के बीच में जब युद्ध होता है तो फ्रांस से युद्ध हार जाते हैं, तो इनके कुछ जिले होते हैं जो कि इन लोगों के कब्जे में चला जाता है। तो वही बताया कि जब फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेस एंड लोरेंस, इन दोनों के कुछ जिले होते हैं जो कि उन लोगों के हाथों में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हमें क्या ध्यान देना है, ऐसे कुछ है नहीं ज़्यादा विशेष, बस यहाँ सब्जेक्ट वर्ब देख लेते हैं। तो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट सब्जेक्ट है और इनका जो वर्ब है, ठीक है, ये हैव पास्ड है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या होगा, मेन वर्ब है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में से बस हमें इतना ही ध्यान देना था। अब चलिए आगे की तरफ। अब जैसे कि यहाँ लिखा है
रीड द स्टोरी यानी इस कहानी को पढ़ो। क्यों पढ़ना है? तो टू लगा के बता रहा है, इन्फिनेटिव है। टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस, इसका क्या प्रभाव पड़ा था, ठीक है, हैड ऑन लाइफ एट स्कूल, यानी स्कूल पर इसका क्या प्रभाव पड़ा था। अब यहाँ आप देख के सोच रहे होंगे कि सर हर एक सेंटेंस में से आपने सब्जेक्ट को हाईलाइट किया, लेकिन यहाँ क्यों नहीं किया है? तो चलिए हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ मैंने सेंटेंस में से सब्जेक्ट क्यों नहीं हाईलाइट किया है, क्योंकि यहाँ दरअसल सब्जेक्ट है ही नहीं। अब बोले सर कैसे सब्जेक्ट है नहीं? दरअसल देखिए इस सेंटेंस को पढ़िए, डू योर वर्क, आप अपना काम करें, ठीक है। रीड, ठीक है, दिस या द स्टोरी कर लेते हैं, रीड द स्टोरी, इस कहानी को पढ़ो। तो इस तरह के सेंटेंस जो है ना, इसे इम्पेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। और इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमेशा यू छिपा हुआ रहता है, याद रखना, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस, इसमें यू छिपा हुआ रहा है। तो यहाँ अगर यू होता तो हम इसे ग्रीन कलर में हाईलाइट करते हैं, और ये सब्जेक्ट होता, और जो रीड है वो वर्ब होता, और द स्टोरी द डिटर्मिनर है, ठीक है। ये स्टोरी नाउन है, टू प्लस इन्फिनेटिव लग रहा है, ठीक है। व्हाट क्या है? ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है। तो ये रहा इसका पूरा एक्सप्लेनेशन। तो आई होप आप एक्सप्लेनेशन यहाँ से यहाँ तक देख लिए, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब आगे की तरफ। तो यहाँ तक की कहानी तो हम लोग समझ चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग समझेंगे, दरअसल कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। और जो हम लोग ये वाला समझे, ये सिर्फ एक तरह से बोले तो मतलब ये ऑथर के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन था, तो इसे हम लोग समझ चुके हैं। अब कहानी को हम लोग यहाँ से देखेंगे। तो जैसे कि यहाँ से यहाँ तक जो भी लिखा है, सबसे पहले इसे हम लोग पिक्चर के माध्यम से समझेंगे। तो आप लोगों से और एक बार मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरा इस यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और जितना हो सके अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इतना जो मेहनत करें ना, ये सारे के सारा मेहनत आप लोगों के लिए। देखिए हम किस तरह से पीडीएफ बनाए, ठीक है, माइंड मैप करके, कितना मेहनत करके। तो प्लीज़ आप लोग जितना हो सके इसे शेयर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कहानी को समझते हैं कि कहानी है क्या। तो ये एक लड़का है, मतलब विद्यार्थी है, और ये एक दिन स्कूल के लिए लेट से जाता है, ठीक है। तो मतलब जैसे कि अगर आप कभी स्कूल लेट से जाते होंगे तो डर लगता है ना कि आज तो डांट पड़ेगा, तो सेम उसी कंडीशन में ये लड़का भी सोचने लगता है कि आज तो हमको डांट पड़ने वाला है, क्योंकि एक दिन पहले ही ये जो टीचर होता है, इनका नाम है एम हमिल, ठीक है, नाम याद रख लीजिएगा। और ये टीचर का काम क्या होता है? स्कूल में पढ़ाना। तो ये पढ़ाते हैं और सबको होमवर्क देते हैं, और ये जो होमवर्क होता है वो पार्टिसिपल पे होता है, और सबको कहता है कि इस होमवर्क को सभी करके आना। लेकिन यह होनहार बच्चा, इसे इस होमवर्क के बारे में एक शब्द भी नहीं पता होता है। तो फिर वो सोचता है कि अगर हम आज स्कूल गए तो मुझे तो डांट तो पड़ेगा ही। तो ये सोचने लगता है कि क्यों ना आज हम ये जो दिन है इसे बाहर में ही बिताएं। बाहर तरफ देखता है कि पेड़ पे चिड़िया चींची कर रही होती है। फिर देखता है कि आरा मिल के पीछे ये जो सोल्जर है वो अभ्यास कर रहे होते हैं। दरअसल 1870-71 में युद्ध होता है, तो उनका तैयारी कर रहे होते हैं। तो ये तीनों देख के ये विद्यार्थी दरअसल आकर्षित हो जाता है, और वह सोचने लगता है कि हम आज स्कूल ही नहीं जाएंगे। तो फिर वो बाद में सोचता है कि नहीं, ये सारा चीज़ गलत है, और फिर वो स्कूल के लिए निकल पड़ता है। तो ये रहा इनका कहानी, ठीक है। तो आई होप आप यहाँ से जो लिखा गया इंग्लिश में इसे पिक्चर के माध्यम से समझ गए होंगे। अब हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे, तो इसे हटाते हैं। चलिए तब एक्सप्लेनेशन करने के लिए सबसे पहले इसे हटाना पड़ेगा, तो साइड कर लेते थोड़ा। हाँ, इतना में हो जाएगा, ठीक है। तब चलिए अब एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो जैसा कि लिखा है यहाँ से है, सॉरी, यहाँ से जैसे कि लिखा है। तो चलिए कहानी तो हम लोग समझ गए हैं, अब इसे हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ लिखा है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, यानी मैं उस सुबह स्कूल के लिए देर से निकला था, ठीक है। और ये जो एंड है कंजंक्शन है, जोड़ने का काम करेगा। वॉज इन ग्रेट ड्रीड, यानी मैं डर में था। ये जो ड्रीड होता है ना, ड्रीड का मतलब होता है डर। तो भाई डर किस चीज़ का? तो अब लगा के बता रहा है कि ए स्कोल्डिंग, स्कोल्डिंग का मतलब होता है डांटना। क्या होता है? डांटना, यानी उसे डांटने का डर था। अच्छा ठीक है, खास करके क्योंकि ये जो एम हमेल ने कहा था, एम हमेल हैड सेड दैट
ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, कि वे हमसे पार्टिसिपल पे सवाल करेंगे। ये जो ही आ रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, ये प्रोनाउन है, ये नाउन के बदले में, यानी इस एम हमेल के बदले में आ रहा है, ठीक है। एंड कंजंक्शन है आई डिडंट नो, मुझे नहीं पता था। द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, मतलब उस पार्टिसिपल का पहला शब्द भी, ये वो लड़का कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ आपको ध्यान देने की बात क्या है कि ड्रिड का मतलब आपको पता होना चाहिए, और ये जो स्कोल्डिंग का मतलब पता होना चाहिए। स्पेशली ये डबल एल वाई जो एंडिंग शब्द होता है इसे हम लोग एडवर्ब कहते हैं, और एडजेक्टिव भी, ठीक है, लेकिन यहाँ एडवर्ब की तरह प्रयोग किया गया है। तो बस इस सेंटेंस में से इतना ही। सब्जेक्ट वर्ब देख लेते हैं। तो आई सब्जेक्ट है और इनका जो वर्ब है स्टार्टेड होगा, ठीक है, और एम हमेल सब्जेक्ट है, इनका जो वर्ब है हैव सेड, हेड सेड होगा, और ही सब्जेक्ट है, इनका जो वर्ब है वो वुड होगा। और बस इस सेंटेंस में से काम की बात इतना ही है। अब इसे भी हटाते हैं। चलिए अब आगे की तरफ एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसे लग रहा है, ठीक है, कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आगे। फॉर ए मोमेंट, यानी एक क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर, यानी वो लड़का कह रहा है कि एक क्षण के लिए मैंने सोचा था कि मैं भाग जाऊं और ये जो दिन है इसे बाहर में बिताऊं। तो इस सेंटेंस में से आपको ये जो रनिंग अवे का मतलब पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ लिखा है RUNNING, रनिंग अवे, ठीक है। रनिंग अवे मतलब भाग जाना होता है, ठीक। रनिंग अवे मतलब भाग जाना होता है, बस। और एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि ये जो एंड होता है ना, ठीक है, जैसे रुकिए, ये जो एंड है, एंड के दोनों तरफ सेम सेम चीज़ें लेता है। यानी यदि एंड के पहले इधर वर्ब ING है तो एंड के इधर भी ING ही लगेगा, इसलिए यहाँ देखिए, ठीक है, एंड है, इधर वर्ब प्लस ING का प्रयोग किया गया है। तो जो इधर भी होगा इनमें भी आपको क्या दिखना चाहिए, वर्ब प्लस ING। अगर इधर एंड के पहले कोई नाउन आता है, ठीक है, क्या आता है नाउन, तो एंड के बाद में भी आपको नाउन ही दिखना चाहिए। ये एंड का कंसेप्ट होता है, ठीक है, इन्हें याद रखिएगा। तो बस इस सेंटेंस में से आपको इतना ही ध्यान देना है। और यहाँ अगर हम लोग सब्जेक्ट वर्ब की बात करें तो आई सब्जेक्ट है और इनका जो वर्ब होगा वो थॉट होगा, ठीक है। तो ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। अब इसे भी हटा के चलिए आगे की तरफ। तब चलिए अब आगे की तरफ इसे एक्सप्लेनेशन करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, यानी ये बहुत अधिक गर्म था और ब्राइट था, ठीक है। तो इस सेंटेंस से आपको उतना ध्यान देने की तो बात, कोई बड़ा बात तो है नहीं, बस सब्जेक्ट वर्ब देख लेते हैं। तो इट सब्जेक्ट है और इनका जो वर्ब है वॉज है, ठीक है। बस यहाँ इतना ही, इसे हटा के चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। जैसे कि यहाँ लिखा है द बर्ड्स वेयर चार्पिंग, ठीक है, यहाँ आपको ध्यान देने की बात है। और यहाँ एक सीखने वाली बात ये है कि ये जो द बर्ड्स है ना, क्या द बर्ड्स, तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि ये जो बर्ड्स है ये दरअसल प्लुरल क्या है, नाउन है। और जो प्लुरल नाउन होता है उनके पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, याद रखना ये बात, ठीक है। तो इस हिसाब से देखें तो यहाँ ये जो द है ये गलत है, ठीक। यहाँ होना चाहिए क्या, सिर्फ बर्ड्स। तो बर्ड्स वेयर चार्पिंग, तो यहाँ आपको चार्पिंग का मतलब पता होना चाहिए कि ये जो चार्पिंग है इनका मतलब होता है चींची का आवाज़, जो पंछी का आवाज़ होता है ना, तो बस चींची करना होता है। तो चिड़िया चींची कर रही थी एट द इड्स ऑफ वुड, यानी लकड़ी जंगल के किनारे में, ठीक है। एंड कंजंक्शन है जो जोड़ने का काम करता है। इन द ओपन फील्ड, यानी खुले मैदान में। बैक ऑफ सो मिल, यानी आरा मिल के पीछे। द पर्शियन सोल्जर वेयर ड्रिलिंग, जो पर्शियन सोल्जर थे वे अभ्यास कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ आपको ड्रिलिंग का मतलब पता होना चाहिए कि ये जो DRILLING, ड्रिलिंग, इनका मतलब होता है एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज मतलब अभ्यास करना, ठीक है। तो इस सेंटेंस में से काम की बात क्या है कि यहाँ आपको चार्पिंग का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है, और ड्रिलिंग का मतलब पता होना चाहिए, बस। और यहाँ सब्जेक्ट वर्ब की यदि हम लोग बात करें तो बर्ड सब्जेक्ट है और इनका जो वर्ब होगा वो वेयर चार्पिंग होगा, ठीक है। और यहाँ पे पर्शियन सोल्जर सब्जेक्ट है और इनका जो वर्ब होगा वेयर ड्रिलिंग होगा। तो बस इस सेंटेंस में से इतना ही, इसे मिटाते हैं। अब
अगले सेंटेंस की तरफ जाएंगे। तो जैसे कि अगले सेंटेंस में लिखा है, इट वॉज मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल, यानी ये और अधिक आकर्षित था रूल ऑफ पार्टिसिपल की तुलना में। ठीक है, यहाँ आपको टेम्पटिंग पे ध्यान देना है। ये जो टेम्पटिंग का मतलब होता है आकर्षित करना, अट्रैक्टिव। ठीक है, क्या करना, अट्रैक्टिव होता है। अट्रैक्टिव का मतलब क्या होता है, आकर्षित करना, यानी ये और अधिक आकर्षित था रूल ऑफ पार्टिसिपल की तुलना में। लेकिन, ठीक है, लेकिन आई हैड स्ट्रेंथ, यानी मेरा पास शक्ति था। ठीक है, रिजिट करने का, रिजिट का मतलब होता है प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध यानी विरोध करना, क्या होता है, विरोध करना। ठीक है, लेकिन मेरा पास ताकत था, मेरा पास शक्ति था कि मैंने इसे विरोध किया। तो एंड यहाँ कंजंक्शन है हरीड अप टू स्कूल, यानी स्कूल की तरफ निकल पड़ा। तो यहाँ इस सेंटेंस में से आपको ध्यान देने की बात क्या है कि टेम्पटिंग का मतलब आपको पता होना चाहिए, और काम की बात क्या है कि ये रिजिड का मतलब आपको पता होना चाहिए। और अगर हम लोग सब्जेक्ट की बात करें तो इट्स सब्जेक्ट है, और इनका जो वर्ब है वो वॉज है, और यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, और इनका जो वर्ब है हेड है। बस इस सेंटेंस में से आपको इतना ही ध्यान देना है। तो ये रहा इनका एक्सप्लेनेशन। अब चलिए आगे की तरफ। ठीक है, आइए तब अब कहानी को आगे बढ़ाते हुए इसे समझते हैं। जैसे कि आप यहाँ से देख पा रहे हैं, यहाँ तक हमें सबसे पहले समझना है कि आखिर ये कहानी क्या है। ठीक है, तो हम लोग कहानी को समझेंगे कैसे, पिक्चर के माध्यम से कि आखिर कहानी है क्या। तो ये एक स्टूडेंट है, और इसे अब की बार जाना है कहाँ, स्कूल। और ये स्कूल जाते हैं टाउन हॉल से होके गुजरते हुए। तो यही लड़का कहता है कि जब मैं टाउन हॉल से गुजरा था तो मुझे भीड़ दिखा। कहाँ, ये जो भीड़ था वो बुलेटिन बोर्ड के सामने थी। और आप बोलेंगे कि सर ये भीड़ क्यों था। ठीक है, तो जितने भी 2 वर्षों से बुरे खबर आ रहे थे ना, इस बुलेटिन बोर्ड से ही आ रहा था। जैसे कि द लॉस्ट बैटल था, ठीक है, ड्राफ्ट था, एंड ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, ये जितने भी बुरे खबर है इस बुलेटिन बोर्ड से ही आ रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पर भीड़ था। तो ये लड़का इसे देख के सोचने लगता है कि आखिर क्या बात हो सकता है जो आज यहाँ टाउन हॉल में इतना भीड़ होता है। तो फिर वो स्कूल के लिए जाते हैं, तो वे यहाँ से फटाफट जितना जल्दी हो सके गुजर रहे थे। तो जैसे ही यहाँ से गुजरते हैं तो वहाँ उसे दिखता है एक लोहार जो कि अपने शिष्य के साथ वहाँ काम कर रहे थे, और इन दोनों भी इस बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहा होता है। और ये कहता है इस लड़का को कि देखो बेटा, इतना फर्स्ट तुम मत जाओ, सही समय पे स्कूल पहुँच जाओगे। तो ये लड़का सोचता है कि ये लोहार मेरा मजाक उड़ा रहा है, और फिर ये लड़का तेज़ी से होके मतलब हाँफते हुए स्कूल पहुँच जाता है। ठीक है, तो ये रहा स्टोरी। तो आई होप आप कहानी समझ गए होंगे। तो चलिए, अगर कहानी समझे तो इनका एक्सप्लेनेशन देखते हैं अब। तो एक्सप्लेनेशन करेंगे तो थोड़ा इसे हम लोग साइड कर देते हैं, स्पेस लगभग इतना में हो जाएगा। ठीक है, तब चलिए अब इनका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे कि व्हेन आई पास द टाउन हॉल, यानी जब मैं टाउन हॉल से गुजरा। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि ये जो वैन का प्रयोग है ना, इससे समय का बोध कराने के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, तो व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, यानी तब एक भीड़ थी बुलेटिन बोर्ड के सामने में। ठीक है, ये रहा इनका हिंदी। और आपको यहाँ ध्यान देना है एक क्राउड पर, इनका मतलब होता है भीड़ होता है। ठीक है, कि कोई भीड़ थी कहाँ पर, बुलेटिन बोर्ड के करीब में। तो चलिए यहाँ हम लोग सब्जेक्ट वर्ब देख लेते हैं कि सब्जेक्ट है क्या। तो आई सब्जेक्ट है, और इनका जो वर्ब है वो पास्ड है। ठीक है, और यहाँ ए क्राउड सब्जेक्ट है, इनका जो वर्ब है वो वॉज है। ठीक है, क्यों ऐसा, दरअसल इसे हम लोग कहते हैं इन्वर्जन, कि पहले वर्ब आएगा इनके बाद सब्जेक्ट आता है यहाँ पे। ठीक है, दरअसल अगर देखें यहाँ तो पहले सब्जेक्ट आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है, वर्ब। तो ये जो उल्टा प्रयोग हो रहा है ना, तो इस प्रयोग को हम लोग कहते हैं इन्वर्जन। बस यही कंसेप्ट आपको इस सेंटेंस में से सीखना है कि जब इन्वर्जन का प्रयोग होता है तब पहले वर्ब आता है, इनके बाद सब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो बस इसे भी पहले मिटाते हैं। अब चलिए अगले सेंटेंस की तरफ कि आगे है क्या। जैसे कि यहाँ लिखा है कि फॉर लास्ट 2 ईयर्स, यानी पिछले 2 वर्षों से ऑल आवर बैड न्यूज हैड केम फ्रॉम देयर, यानी जितने भी बुरे खबर थे हमारे सब यहीं से आ रहे थे। ठीक है, क्या क्या थे, द लॉस्ट बैटल। तो यहाँ आपको लॉस्ट बैटल पे ध्यान देना है कि ये जो बैटल होता है, ठीक है, वो युद्ध होता है। ठीक है, क्या होता है, युद्ध होता है, मतलब हारी हुई युद्ध। ठीक, और क्या था, ठीक है, ये लॉस्ट बैटल हुआ। ड्राफ्ट होता है, द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर होता है, ये
सारे बुरे खबर थे, ठीक है। एंड कंजंक्शन है आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, कि मैं बिना रुके वहाँ खुद से ये सोच रहा था, मतलब सोचा था कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब बात क्या हो सकता है, ठीक है। तो फिर आगे है देन, इससे समय का बोध होता है, और एक देन होता है जो तुलना के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कहता है कि एज आई हरिड बाय, मैं जैसे ही निकला, ठीक है, एज फर्स्ट एज आई कुड गो, मैं जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकला। द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर, एक ब्लैक स्मिथ वॉचर जो वहाँ था, ठीक है। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि ये जो ब्लैक स्मिथ है ना, इनका मतलब होता है लोहार। क्या होता है? लोहार होता है, जैसे कि आपको दिखा रहे हैं कि ये जो लोहार है, ठीक, तो ये लोहार होता है ब्लैक स्मिथ। ये वॉचर मतलब देख रहे होते हैं, ठीक है। वो रिलेटिव प्रोनाउन है जो इनके लिए आ रहा है, ठीक है। वहाँ पर थे विथ हिज अप्रेंटिस, मतलब अप्रेंटिस का मतलब आपको यहाँ पता होना चाहिए कि अप्रेंटिस का मतलब होता है शिष्य, जैसे कि ये जो उनका चेला है ना, बस इसी को कहते हैं अप्रेंटिस। तो वो ब्लैक स्मिथ वॉचर जो कि वहाँ थे अपने शिष्य के साथ क्या कर रहे थे, रीडिंग बुलेटिन, यानी वो भी उस बुलेटिन को पढ़ रहे थे। एंड कॉल मी आफ्टर, उस लड़का से कहता है कि डोंट गो सो फर्स्ट बब, आप इतना फर्स्ट मत जाओ, ठीक है। जैसे कि ये बब है वो स्लैंग होता है, जैसे कि स्लैंग शब्द का मतलब ये होता है जैसे कि मम्मी हुआ, ठीक है, पापा हुआ, तो इन ये सब स्लैंग शब्द होता है। जैसे कैसे तो हम लोग मदर कहते हैं मम्मी को, ठीक है, फादर कहते हैं पिताजी को, तो ये जो वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं ना मम्मी, तो एक तरह से स्लैंग शब्द है, ठीक है। तो याद रखिएगा बब भी अब स्लैंग शब्द है। अब आगे जैसे कि लिखा है कि यू विल गेट टू योर स्कूल इन द प्लेंटी ऑफ टाइम, ठीक है, कि आप सही समय पे स्कूल पहुंच जाएंगे, ठीक। और आगे है कि आई थॉट, मैंने सोचा, ये लड़का कह रहा है कि ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कि वो मेरा मजाक बना रहा था। एंड कंजंक्शन है जो जोड़ने का काम करता है। एंड रिज्ड एम हमें लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और मैं लिटिल गार्डन यानी एम हमेल के लिटिल गार्डन पे पहुंचा हाँफते हुए। तो ये रहा सेंटेंस, ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। और आपको इस सेंटेंस में से ध्यान देना है, ये ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, ये जो आउट ऑफ ब्रीथ होता है ना, इनका मतलब होता है हाँफते हुए, ठीक है, हाँफते हुए, ठीक है। हाँफते हुए कहाँ पहुंचा? स्कूल पहुंचा। तो ये तो रहा इनका हिंदी। तो आपको यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि चलिए सब्जेक्ट वर्ब ढूंढ लेते हैं। तो सबसे पहले ऑल आवर बैड न्यूज़, ये सब्जेक्ट है, और इनका जो वर्ब है वो हैड कम है, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। और यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, इनका जो वर्ब है थॉट है। और यहाँ पे व्हाट सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये वर्ब है। और यहाँ पे एज सब्जेक्ट है, और इनका जो वर्ब है वो हरीड है। और यहाँ आई सब्जेक्ट है, इनका जो वर्ब है कुड गो है, ठीक। और द ब्लैक स्मिथ सब्जेक्ट है इनका, ठीक है। इनका जो क्या बोलते हैं वर्ब है वॉज है, और ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये सब्जेक्ट का काम करेगा, तो इनका भी वर्ब वॉज ही है, ठीक है। और आगे जैसे कि यू सब्जेक्ट है, तो इनका जो वर्ब है वो विल गेट होगा। और यहाँ आई सब्जेक्ट है, इनका जो वर्ब है थॉट है। और यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, इनका जो वर्ब है वॉज मेकिंग है। तो बस ये रहा इनका एक्सप्लेनेशन। तो चलिए अब ये वाला जब एक्सप्लेनेशन हो गया, तब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तब चलिए अब इस स्लाइड की कहानी को समझते हैं कि कहानी क्या है, ठीक है। तो हम लोग रीडिंग करते जाएंगे और इसके साथ साथ कहानी को समझते हुए जाएंगे पिक्चर के माध्यम से, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि आई जंप ओवर द बेंच, यानी मैं बेंच के ऊपर कूदा। एंड कंजंक्शन है जो सेंटेंस को जोड़ता है, ठीक है। सेट डाउन एट माई डेस्क, और मैं अपने डेस्क पर बैठा, ठीक। तो ये रहा इनका हिंदी। और इस सेंटेंस में यदि हमें ध्यान देने की बात है तो ये जो एंड है इस पर हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे। ये जो एंड के दोनों तरफ ना सेम चीज़ें लेता है। जैसे कि अगर यहाँ वर्ब टू का प्रयोग किया गया है तो इधर भी जो वर्ब है वो भी टू का ही प्रयोग होगा। अगर यहाँ आई एन जी का प्रयोग होता तो यहाँ पे भी क्या होता, आई एन जी का ही प्रयोग होता, ठीक है। तो इस पे हमें थोड़ा ध्यान देना है। और यदि इस सेंटेंस में हम सब्जेक्ट वर्ब की बात करें तो आई सब्जेक्ट है और इनका जो वर्ब है जंप्ड है, ठीक है। तो बस इस सेंटेंस में से हमें इतना ही ध्यान देना था। तो चलिए अब इस सेंटेंस को हम लोग पिक्चर के माध्यम से क्लियर करते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि आई जंप ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, ठीक है। तो ये लड़का है, ये अपने बेंच पर कूदता है, मतलब कूदा और अपने स्थान पर बैठा, ठीक है, डेस्क पर बैठा। तो ये रहा पिक्चर के माध्यम से, ठीक। तब चलिए अब जैसे कि आगे लिखा हुआ है कि नॉट टिल देन, यानी तब तक नहीं। इनका हिंदी होता है कि तब तक नहीं, तब, ठीक है, तब तक नहीं, ठीक, तब तक नहीं।
व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माय फ्राइट। तो यहाँ ये जो व्हेन का प्रयोग होता है, ठीक है, समय का बोध कराने के लिए करते हैं, यानी जब, ठीक। और ये जो गेट ओवर है ना, ठीक है, ये जो गेट ओवर है इनका मतलब होता है, आप यहाँ लिख लीजिएगा, गेट ओवर इनका मतलब होता है कम होना। क्या होता है? कम होना, ठीक है। और ये जो माय फ्राइट है इनका मतलब होता है मेरा डर। फ्राइट मतलब होता है डर, ठीक। तो यही कह रहा है कि तब तक नहीं जब मैं अपने डर पे थोड़ा काबू पाया था, ठीक। कि डिड आई सी, तो देखा, दैट कंजंक्शन है जो सेंटेंस को जोड़ता है, ठीक है। कि आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, ये जो हमारे टीचर थे वे अपने ग्रीन कोट में थे, ठीक है। हिज फ्रिल शर्ट, अपने झालरदार कपड़े में थे। तो यहाँ आपको ये जो फ्रिल्ड है इनका मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रिल्ड मतलब होता है झालरदार, झालरदार लिख लीजिएगा, ठीक है। वे अपने झालरदार कपड़े में थे। एंड द ब्लैक सिल्क कैप, और वे ब्लैक सिल्क कैप में थे, ठीक है। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, ये सारे के सारे कटाईदार थे, यानी एक तरह से सजे हुए थे। तो ये जो एम्ब्रॉयडर्ड है ये इनका आपको पता होना चाहिए कि इनका मतलब होता है, ठीक है, कटाईदार, ठीक है, कटाईदार या फिर सजे हुए, ठीक। तो सजे हुए लिख लीजिएगा कि वे सारे के सारे सजे हुए थे, ठीक। दैट कंजंक्शन है जो जोड़ने का काम करेगा, यानी और एक उपक्लोज स्टार्ट होगा। तो जैसे कि यहाँ लिखा है कि ही नेवर वोर, वो कभी नहीं पहनते थे एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, यानी इंस्पेक्शन यानी जिस दिन जांच पड़ताल होता था, ठीक है, प्राइज वगैरह दिया जाता था, तभी ये कपड़े वे पहना करते थे, इनके सिवाय वे कभी नहीं पहनते थे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। और यदि इस सेंटेंस को हम लोग पिक्चर के माध्यम से देखें तो कहानी ऐसा है कि ये जो विद्यार्थी है, ठीक है, ये विद्यार्थी है जब अपने स्थान पर कूदकर बैठता है, ठीक है, अपने स्थान पर कूदकर बैठता है तो इनके दिमाग में थोड़ा डर होता है, क्योंकि सबके सामने से स्कूल के अंदर जाना पड़ा था। तो इनके दिमाग में जो डर था वो कहता है कि तब तक नहीं जब मैं अपने डर पे थोड़ा काबू पाया था। जैसे कि यहाँ लिखा है नॉट टिल देन व्हेन आई गॉट ए लिटिल ओवर माई प्राइड, यानी तब तक नहीं जब मैं अपने डर पे थोड़ा काबू पाया था। डिड आई सी, तो मैंने देखा कि जो हमारे टीचर हैं, ठीक है, वे अपने ग्रीन कोट में थे, ठीक है, झालदार शर्ट में थे और लिटिल ब्लैक सिल्क कैप में थे, और ये सारे के सारे सजे हुए थे, यानी टीचर सज धज के तैयार थे। और ये केवल इंस्पेक्शन और प्राइज डे पर ही पहनते थे, इनके सिवाय वे टीचर कभी नहीं पहनते थे। तो आई होप इस सेंटेंस को हम लोग देख चुके हैं पिक्चर के माध्यम से। तो इस सेंटेंस में से हमें चलिए अब सब्जेक्ट वर्ब देख लेते हैं कि इनका सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या होगा, ठीक है। तो जैसे कि सेंटेंस यहाँ इन्वर्जन से स्टार्ट हो रहा है, याद रखना कि ये जो नॉट टिल देन है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है, ये समय का बोध कराता है। तो जब भी इन्वर्जन से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो आपको याद रखना है कि पहले वर्ब आएगा, इनके बाद सब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ देखो ये वर्ब है, इनके बाद आई सब्जेक्ट है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इन्वर्जन। इन्वर्जन का प्रयोग तब करते हैं जब पहले हमें वर्ब लगाना हो, इनके बाद सब्जेक्ट लगाना हो बाद में, ठीक है। तो यहाँ इन्वर्जन का प्रयोग किया गया। तो सब्जेक्ट आई है और डिड वर्ब है, और यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, इनका जो वर्ब है हेड है, ठीक। और यहाँ पे और टीचर सब्जेक्ट है, इनका जो वर्ब है हेड है, ठीक है। और यहाँ ऑल सब्जेक्ट है और इनका जो वर्ब है एम्ब्रॉयडर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे ही सब्जेक्ट है और इनका जो वर्ब है वो वॉर है। बस इस सेंटेंस में से हमें इतना ही ध्यान देना था। चलिए अब इसे मिटाते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, जैसे कि लिखा हुआ है बिसाइड, यानी इसके अलावा। द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, यानी ये जो पूरे स्कूल थे वे थोड़ा अजीब लग रहे थे। एंड सो लेमन, यानी गंभीर लग रहे थे। तो इस सेंटेंस में से बस इतना ही है। हमें यदि सब्जेक्ट वर्ब की यहाँ बात करें तो सब्जेक्ट होल स्कूल है और इनका जो वर्ब है वो सीम्ड है, ठीक है। बस इस सेंटेंस में से इतना ही। यदि इस सेंटेंस को हम लोग पिक्चर के माध्यम से देखें तो यही कि वो जब टीचर को देखते हैं इन ड्रेस में तो ये लड़का को थोड़ा लगता है कि ये जो आज स्कूल थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है, स्कूल थोड़ा गंभीर लग रहा है, ठीक है। तब चलिए अब अगले सेंटेंस की तरफ, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि बट, लेकिन द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट, जो चीज़ें मुझे सबसे अधिक सरप्राइज लगा वॉज टू सी, देखकर ऑन द बैक बेंचेस, की जो बैक बेंचेस थे, दैट यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है जो इनके लिए बेंचेस के लिए आ रहे हैं, जो हमेशा खाली होता था। दैट ऑलवेज वेयर इम्पैथिक, जो हमेशा खाली थे, ठीक है। द विलेज पीपुल सिटिंग क्वाइटली, यानी गांव के लोग शांतिपूर्वक बैठे हुए थे, लाइक आवर सेल्फ, हमारे जैसे। और कौन कौन थे, ओल्ड होजर, ठीक है, विथ हिज थ्री कॉर्नर्ड हेड, जो अपने
थ्री कॉर्नर्ड हेड यानी टोपी के साथ थे। द फॉर्मर मेयर थे, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर भी थे, एंड सेवरल अदर बिसाइड, इनके अलावा और भी थे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक यदि हम लोग पिक्चर के माध्यम से इस सेंटेंस को देखें तो ऐसा है कि कह रहा है कि जो चीज़ें सबसे अधिक इस बच्चे को आकर्षित करता है, इस विद्यार्थी को, वो यह था कि जो बेंचेस हमेशा खाली रहता था ना, उनमें गांव के लोग बैठे हुए थे। ठीक है, ओल्ड होजर थे, फॉर्मर मेयर थे, और पोस्ट मास्टर और सेवरल अनेक लोग इनमें बैठे हुए थे। तो यही है पिक्चर के माध्यम से। तो इस सेंटेंस में से यदि हम लोग सब्जेक्ट वर्ब की बात करें तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा द थिंग्स, इनका जो सब्जेक्ट है, इनका जो वर्ब है वो वॉज टू है। ठीक है, और जो दैट रिलेटिव प्रोनाउन है जो इनके लिए आ रहा है, इनका जो वर्ब होगा वो सरप्राइज्ड होगा। ठीक है, यहाँ पे दैट सब्जेक्ट यानी रिलेटिव प्रोनाउन है, ये किसके लिए आ रहा है, बेंचेस के लिए। तो यहाँ पे जो वर्ब होगा वो वेयर होगा। तो इस सेंटेंस में से बस हमें इतना ही ध्यान देना था। तो चलिए इससे मिटा के अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है एवरीबडी लुक सैड, यानी सभी उदास थे। एंड कंजंक्शन है जो जोड़ने का काम करता है। होजर हैड बाउट एन ओल्ड प्रीमर थम्ड एट इज्ड, यानी होजर एक किताब लाया था। ठीक है, ओल्ड प्रीमर लाया था जो उनके किनारे पर थम्ड था। ठीक है, एंड कंजंक्शन है जो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और वह अपने घुटने पर इसे खोला। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल लेइंग अक्रॉस द पेज, और वह अपने चश्मे के साथ इसे पढ़ रहा था। ठीक है, तो ये रहा इस सेंटेंस को यहाँ से यहाँ तक। यदि इस सेंटेंस को हम लोग पिक्चर के माध्यम से समझे तो यही कह रहा है कि ये जो सारे लोग थे ना, जो खाली बेंचेस बैक बेंचेस पे बैठे हुए थे, ये सभी के सभी उदास थे। और ये जो ओल्ड होजर है अपने साथ एक किताब लाया था। ठीक है, ओल्ड प्रीमर, जिनके किनारे पे थम्ड थे और वे अपने घुटने पे खोल के इसे पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आई होप पिक्चर के माध्यम से भी आप समझ गए होंगे। तो यदि इनमें हम लोग सब्जेक्ट वर्ब की बात करें तो यहाँ पे एवरीबडी सब्जेक्ट है और इनका जो वर्ब होगा वह लुक्ड है। ठीक है, होजर सब्जेक्ट है और इनका जो वर्ब है हेड बाउथ होगा, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। ठीक है, और यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, इनका जो वर्ब है वो हेल्ड है। ठीक, और यहाँ स्पेक्टिकल का मतलब आपको पता होना चाहिए कि चश्मा होता है। ठीक है, सनग्लासेस। बस इस सेंटेंस में से हमें इतना ही ध्यान था। तो ये रहा इनका एक्सप्लेनेशन। अब चलिए नेक्स्ट की तरफ। तब चलिए अब इस स्लाइड की कहानी को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले स्क्रीन पे देखिए, और अप्रोच वही रहेगा कि हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि सेंटेंस को पढ़ते जाएंगे, और सेंटेंस को पढ़ने के साथ साथ पिक्चर के माध्यम से कहानी को समझते हुए जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल। ठीक है, तो ये रहा एक सेंटेंस। फिर से देखिए यहाँ पे कि लिखा हुआ है कि वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल। ठीक है, ये रहा। तो यहाँ आपको ध्यान क्या देना है कि ये जो वॉन्डरिंग है, ठीक है, क्या है, वॉन्डरिंग है। ठीक है, ये वॉन्डरिंग है, इनका मतलब होता है हैरान होना है। क्या होता है, हैरान होना होता है। ठीक है, और एक वेंडरिंग होता है। ठीक है, आपको बता दें इनका जो स्पेलिंग है WANDERING होता है। ठीक है, ये जो वेंडरिंग है इनका मतलब होता है भटकना होता है। ठीक है, क्या होता है, भटकना होता है इधर उधर। ठीक, तो आप ध्यान देंगे कि यहाँ WO है। ठीक है, क्या है, WO। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, WA। तो इनका जो हिंदी अर्थ है वो डिफरेंट होगा। यदि वॉन्डरिंग है तो क्या होगा, हैरान होगा, और वेंडरिंग है तो क्या होगा, भटकना होगा। ठीक है, तो ये रहा एक सेंटेंस। और यदि इसे हम लोग ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि ये जो वाइल का प्रयोग होता है इससे हमें कब करते हैं, जब हमें समय का बोध कराना हो। किस चीज़ का, समय का। और यहाँ आपको ध्यान देना है कि ये जो वाइल है ना, ठीक है, वाइल और ये जो वेन है, वेन और वाइल दोनों हम लोग तब प्रयोग करते हैं जब हमें समय का बोध कराना हो। लेकिन वेन का प्रयोग कब करते हैं, जब हमें एक सेंटेंस खत्म होता है, यानी एक काम समाप्त होता है और दूसरा काम क्या होता है, स्टार्ट होता है। ठीक है, तब हम लोग वेन का प्रयोग करते हैं। और वाइल का प्रयोग होता है कि कंटिन्यूस, ये भी काम मतलब दो सेंटेंस होगा, एक सेंटेंस ये और एक सेंटेंस ये रहा। ठीक है, तो दोनों काम जब साथ में हो, कंटिन्यूस में हो, तब हम लोग वाइल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इन चीज़ों को देखकर हैरान हो रहा था। किन चीज़ों को, आपको पता चलेगा अभी। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि एम हमेल माउंटेड हिज चेयर। ठीक है, यहाँ देखिए कि एम हमेल माउंटेड हिज चेयर, यानी जो एम हमेल है वो क्या क्या अपने कुर्सी पर चढ़ा। ठीक है, तो ये जो माउंट है इनका मतलब होता है चढ़ना होता है। क्या होता है, चढ़ना। ठीक है, हिज चेयर यानी उनके कुर्सी में। ठीक है, ये जो हिज आ रहा है
किसके लिए आ रहा है, ये जो एम हमेल के लिए आ रहा है, ठीक है। ये जो हीज है यहाँ पे देखिए, ये जो हीज है ये किसके लिए आ रहा है, एम हमेल के लिए आ रहा है, ठीक है। तो ये जो हीज है क्या है, एडजेक्टिव है, और ये जो चेयर है वो क्या है, नाउन है, ठीक। पॉजिटिव एडजेक्टिव है और ये क्या है, नाउन है। तो देखिए कि जब मैं इन चीज़ों को देखकर हैरान हो रहा था, तभी ये जो टीचर था एम हमेल वो अपने कुर्सी पर चढ़ता है, ठीक है। एंड कंजंक्शन है जो जोड़ने का काम करता है, इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, ठीक है। यानी वही गंभीर और भद्र स्वर में, विच ये जो है ना, विच इनके लिए आ रहा है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो ये जो विच आ रहा है ये एक तरह से रिलेटिव क्लोज है, जो यहाँ किस चीज़ के लिए आ रहा है, इस टोन के लिए आ रहा है, ठीक है। विच जिसे ही हैड यूज टू मी, जो मेरे साथ क्या मतलब मेरे साथ यूज़ किया करता था, ठीक है। क्या है, सेड कहा, माई चिल्ड्रन कि मेरे बच्चे, कि दिस इज़ लास्ट लेसन कि ये आखिरी लेसन है, आई शेल गिव यू जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, मतलब आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक रहा। और यदि इस सेंटेंस को हम लोग ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि ये जो विच है क्या है, रिलेटिव क्लोज है, और किसके लिए आ रहा है, टोन के लिए आ रहा है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ प्रयोग किया गया है, ठीक है। ये सब्जेक्ट है और इनका जो वर्ब है वो हैड यूज्ड है, यानी ये वही मतलब इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, यानी वही गंभीर और भद्र स्वर में जिसे मेरे साथ वो यूज़ किया करता था, कहा कि दिस इज़ लास्ट लेसन, ये आखिरी लेसन है आप लोगों के लिए जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब देख लिए यहाँ तक। तो ये है दिस सब्जेक्ट है और इनका जो वर्ब है वो इज़ है, इज़ मेन वर्ब है, ठीक है। और यहाँ पे आई सब्जेक्ट है और इनका जो वर्ब है वो शेल गिव है, ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। और यहाँ आपको और एक चीज़ यहाँ ध्यान देना है कि कोई भी सेंटेंस हो, यदि इसे हम लोग इन्वर्टेड कोमा के अंदर में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ अगर कोई सेंटेंस होगा तो वो क्या होगा कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो रखा जाता है इसे स्टेटमेंट की तरह यूज़ किया जाता है, यानी ये जो सेंटेंस है किसी ने कहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, इन्वर्टेड कोमा है ना, तो किसी ने कहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो कोई टीचर है, तो ये टीचर है, इन्होंने ही कहा है कि माई चिल्ड्रन कि मेरे बच्चे, दिस इज़ लास्ट लेसन आई शेल गिव यू, मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग कंटिन्यू करते हैं यहाँ तक। आगे क्या कहा है कि द ऑर्डर हैज केम फ्रॉम बर्लिन, कि ऑर्डर बर्लिन से आ चुका है, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लोरेंस, कि अल्सेस और लोरेंस के स्कूल में केवल जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये ऑर्डर आ चुका है। द न्यू टीचर कम्स टुमारो, कि जो नया शिक्षक होंगे, ठीक है, वो कल आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आप लोगों का आखिरी फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ कि आप इसे ध्यान से पढ़ें, ठीक है। तो ये रहा यहाँ तक। और यदि यहाँ से हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से यदि हम लोग सब्जेक्ट वर्ब की बात करें तो द ऑर्डर सब्जेक्ट है और इनका जो वर्ब है वो हैज कम है, और यहाँ पे न्यू जो मास्टर सब्जेक्ट है इनका जो वर्ब है वो कम्स है, ठीक है। दिस सब्जेक्ट है, इनका जो वर्ब है इज मेन वर्ब है, ठीक है। आई सब्जेक्ट है, इनका जो वर्ब है वॉन्ट है, ठीक है। तो ये रहा एक्सप्लेनेशन। अब चलिए इस सेंटेंस को ही हम लोग पिक्चर के माध्यम से अब देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मिटा दे, रुकिए, ताकि और एक बार हम लोग रीडिंग करते जाएंगे और आप लोगों को पिक्चर के माध्यम से कहानी को भी क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। तो रुकिए, इसे अच्छी तरह से मिटा देते हैं। अब देखिए स्क्रीन पे, जैसे कि वाइल आई वॉज वॉन्टिंग अबाउट इट ऑन, तो ये जो आई है ये लड़का है, ठीक है। यही लड़का कह रहा है कि जब मैं इन चीज़ों को देखकर हैरान हो रहा था, ठीक है। ये रहा हिंदी इनका, किन चीज़ों को, कि पिछला स्लाइड में बताए थे ना कि जो स्कूल के आखिरी बेंच है उन पर गांव के लोग बैठे हुए थे, ठीक है। ओल्ड होजर थे, फॉर्मर मेयर थे, ठीक है, और अदर जो पोस्ट मास्टर वगैरह थे और अनेक लोग, ये सारे कहाँ पे बैठे हुए थे, स्कूल के आखिरी बेंच पर। तो इन्हीं चीज़ों को देखकर ये जो विद्यार्थी है थोड़ा वो हैरान होता है, ठीक है। तो यही सेंटेंस लिखा गया है कि वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इन चीज़ों को देखकर हैरान हो रहा था तभी क्या हुआ कि जो एम हमेल माउंटेड हिज चेयर, यानी ये जो टीचर है वो अपने कुर्सी पर चढ़ा, ठीक है। और इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, यानी वही गंभीर और भद्र स्वर में, विच ही हैड यूज टू मी, जो मेरे साथ ये जो टीचर है वो क्या करता था, मतलब यूज़ क्या करता था, कहा, ठीक है। तो ये टीचर है, कुर्सी पर चढ़ता है और कहता है, क्या कहता है कि माई चिल्ड्रन, कि मेरे बच्चे, दिस इज़ द लास्ट लेसन, कि मेरे बच्चे ये आप लोगों का क्या है, आखिरी अध्याय है जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। द ऑर्डर हैज केम फ्रॉम बर्लिन, कि ऑर्डर है वो बर्लिन से आ चुका है,
कि केवल जर्मन लैंग्वेज ही अल्सेस और लॉरेंस के स्कूल में पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। फिर वो कह रहा है ये टीचर कि द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, यानी जो नया टीचर है वो कल आने वाले हैं। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आप लोगों का आखिरी मतलब फ्रेंच लेसन है, ठीक है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप इसे ध्यान से पढ़ें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पिक्चर के माध्यम से ये लास्ट लेसन है, ऑर्डर आता है, ठीक है। नया मास्टर आएंगे, ये जो टीचर है कह रहा है कि ये आप लोगों का आखिरी फ्रेंच लेसन है, आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो पिक्चर के माध्यम से भी आई होप आप कहानी समझ गए होंगे। तो इसे मिटाते हैं। अब चलिए आगे की तरफ, जैसे कि यहाँ लिखा है कि व्हाट ए थंडर्स क्लेप दिस वर्ड वेयर टू मी, और यहाँ पे क्या लगाया गया है, एक्सक्लेमेशन मार्क। आपको पता होगा कि एक्सक्लेमेशन मार्क्स का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब किसी सेंटेंस में दुख व्यक्त करना हो, ठीक है। तो इस सेंटेंस से दुख व्यक्त होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क है, ठीक है। तो इनका हिंदी यदि देखें तो ये होता है कि ये शब्द तो मेरे लिए, मतलब ये जो शब्द था इस बच्चे के लिए मानो एक तरह से बिजली की कड़कड़ाहट, या फिर हम लोग कहें कि वज्रपात के समान था, ठीक है। तो जैसे कि आगे लिखा हुआ है कि ओह यानी अरे, द वृक्ष, और इस द वृक्ष के लिए क्या आ रहा है कि ये जो दैट है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, वृक्ष के लिए आ रहा है, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है कि दैट वाज, ये जो दुरात्मा था वो क्या था, दैट वाज व्हाट लगा के बता रहा है कि व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, ये तो वही दुरात्मा है, ठीक है, जो उन्होंने, दे हैड पुट अप मतलब होता है रखना, ठीक है, क्या होता है, रखना होता है, ठीक है, रखना होता है कि उन्होंने रखा था कहाँ पे, एट टाउन हॉल, यानी टाउन हॉल पे रखा था। आपको याद होगा, आपको हम पिछले एकदम स्टार्टिंग में पढ़ाए थे कि टाउन हॉल से जब वो विद्यार्थी गुजर रहा होता है तो वहाँ पे वो देखता है क्या, भीड़, और वहाँ उस भीड़ में से क्या होता है, सभी लोग बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहे होते, क्यों, क्योंकि वहीं से जितने भी बुरे खबर थे आ रहे थे। तो ये जो बुरे खबर थे ना, ये तो वहीं पे रखा हुआ था, कहाँ पे, टाउन हॉल पे रखा हुआ था, ठीक है। ये सेंटेंस है, और यहाँ पे भी क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, यानी इस सेंटेंस से भी दुख व्यक्त होता है, ठीक है। तो चलिए इन दोनों सेंटेंस को पिक्चर के माध्यम से देख लेते हैं। तो जब ये जो विद्यार्थी हैं, जब ये जो शिक्षक है उन्होंने कहा कि अब ये आप लोगों के लिए क्या है, आखिरी लेसन है, ठीक है। उन्होंने जैसे कि कहा था कि ये आप लोगों का आखिरी लेसन है, ठीक है, ऑर्डर आ चुका है, अब नया टीचर आएंगे वो आप लोगों को पढ़ाएंगे, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे ध्यान से पढ़ें। तो ये जो जितने सारे शब्द थे ना, इस बच्चे के लिए, किसके लिए, इस बच्चे के लिए मानो एक तरह से बिजली की वज्रपात, जो बिजली वगैरह होता है ना, कड़कड़ाहट का जैसा, उनके समान थे। और ये जो दुरात्मा था ये तो वही था जो बुलेटिन बोर्ड में रखा गया था, ठीक है। तो आई होप इस सेंटेंस को भी आप समझ गए होंगे पिक्चर के माध्यम से, ठीक है। तब चलिए अब आगे, तो यहाँ पे, तो यहाँ आप देखेंगे तो जैसे कि यहाँ भी लिखा हुआ है कि माई लास्ट फ्रेंच लेसन, कि अरे ये तो मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन है, ठीक है। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, क्यों मैं मुश्किल से इसे लिखना सीखा ही था, ठीक है। और आगे जैसे कि लिखा हुआ है कि आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, तब मुझे इसे और अधिक नहीं सीखना चाहिए था। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, तब मुझे इसे यहीं पे रोक देना चाहिए था, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग सब्जेक्ट वर्ब देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ आई सब्जेक्ट है, ठीक है, तो इनका वर्ब है क्या है, ये जो न्यू है, ठीक है। और यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, इनका जो वर्ब है वो शुड है, और यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, इनका वर्ब है मस्ट स्टॉप है, ठीक है। मोस्ट क्या है, ये मॉडल है, ठीक। और आगे जैसे कि है कि ओह अरे, हाउ सॉरी आई वाज, कि मैं कितना अधिक दुखी था, ठीक है, किस चीज़ को लेकर, फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, कि मैं अपने अध्याय है इसे नहीं सीख पाया, इस चीज़ को लेकर वो विद्यार्थी दुखी होता है। फिर कोमा लगा के बता रहा है कि फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, कि केवल मैं पंछी के अंडे ही ढूंढा करता था, इस चीज़ को लेकर भी वो बच्चे दुखी होते हैं, ठीक है। और या गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, यानी सार पे केवल वो स्लाइडिंग ही करता था, इस चीज़ को लेकर वो बच्चे दुखी होते हैं, ठीक है। तो इस सेंटेंस में से यदि हम लोग सब्जेक्ट वर्ब की बात करें तो आई सब्जेक्ट है, और इनका जो वर्ब है वो वॉज है, ठीक है, प्रीपोजिशन है, ठीक है, नॉट है, लर्निंग क्या है, वर्ब है, ठीक है, माई एडजेक्टिव है, लेसन क्या है, नाउन है, ठीक है। तो चलिए इस सेंटेंस को हिंदी में भी समझ गए होंगे और एक्सप्लेनेशन भी देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है, तब चलिए जैसे कि आगे लिखा हुआ है कि माई बुक, और ये जो दैट है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ये माई बुक के लिए आ रहा है, ठीक है। तो मेरा किताब, ठीक है, दैट हैड सीम्ड सच ए नॉनसेंस वाइल एगो, यानी ये जो मेरा किताब है जो मुझे कुछ क्षण पहले मानो एक तरह से नॉनसेंस लग रहा था, एंड सो हैवी टू कैरी, और ले जाने में भी काफ़ी भारी लग रहा था। और वो जो किताब था वो मेरा ग्रामर था, ठीक है। और क्या था, माई हिस्ट्री ऑफ सेंथ किताब था, ठीक है। ये दोनों किताब क्या हो चुके थे, वेयर ओल्ड फ्रेंड नाउ, अब मेरे लिए
पुराने दोस्त बन चुके थे। दैट कंजंक्शन है जो सेंटेंस को जोड़ता है। आई कुड नॉट गिव अप, मैं इसे त्याग नहीं सकता था, और एम हमिल टू, ठीक है, और एम हमिल को भी। तो यहाँ तक पहले चलिए हम लोग देख लेते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है। तो माई बुक सब्जेक्ट है, ठीक है, क्या है, सब्जेक्ट है, और इनका ये जो दैट है रिलेटिव प्रोनाउन इनके लिए आ रहा है। तो दैट का जो वर्ब है, ठीक है, दैट का जो वर्ब है वो हैड सीम्ड होगा, और ये जो माई बुक है ये सब्जेक्ट है, और इनका जो वर्ब है वो वेयर होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इन्हें, ठीक। और यहाँ पे दैट कंजंक्शन है जो क्या करता है, जोड़ने का काम करेगा, ठीक है। आई सब्जेक्ट है और इनके लिए कुड नॉट क्या है, वर्ब है, ठीक है। और यहाँ तक रहा, ठीक है, ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें और हिंदी भी देख लिए, ठीक है। तब चलिए, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि द आइडिया, ठीक है, यानी वे विचार, दैट लगा के बता रहे कौन सा विचार है, कि ही वॉज गोइंग अवे, कि वे दूर जा रहे हैं। फिर से दैट है कि आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं उसे अब दोबारा नहीं देख पाऊंगा। ये जो विचार था, ठीक है, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, कि इन्होंने, इस विचार ने मुझे, ठीक है, वे उनके डंडे के बारे में मुझे भुला दिया, एंड साथ ही और, ठीक है, और हाउ करें कि ही वॉज, कि यानी वो कितना सनकी था। मतलब जब ये जो विद्यार्थी है बता रहा है कि जब वे दूर जा रहे हैं हमसे, ठीक है, मैं उसे दोबारा नहीं देख पाऊंगा, तो ये जो विचार था ना, ठीक है, मुझे सब कुछ भुला दिया उनका रूलर के बारे में, उनके डंडे के बारे में, और वह कितने सनकी था, ठीक है। तो ये रहा इनका हिंदी। और सब्जेक्ट वर्ब देखें तो यहाँ पे जो आइडिया है, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, और इनका जो वर्ब है, ठीक है, इनका जो वर्ब है यहाँ पे मेड है, ठीक है, ये इनका वर्ब है, और ये ही सब्जेक्ट है, इनका वर्ब है, ठीक है। वॉज गोइंग है, आई सब्जेक्ट है, इनका जो वर्ब है वुड है, ठीक है, और ही सब्जेक्ट है, इनका वर्ब क्या है, वॉज है, ठीक है। तो ये जो आइडिया है, इनका जो वर्ब है यहाँ पे मेड मी है, ठीक है, मेड है, ठीक है। तो अब ध्यान देंगे। और तब चलिए अब इस सेंटेंस को हम लोग क्या करते हैं, पिक्चर के माध्यम से एक बार देख लेते हैं। तो इसे हम सबसे पहले मिटाते हैं, ठीक, ताकि आपको और एक बार रीडिंग करने के साथ साथ पता चल जाए कि कहानी है क्या। अभी तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन देखें। हाँ, कंप्लीटली मिट गया होगा, ठीक। अब चलिए हम लोग अब कहानी को क्या करेंगे, पढ़ते जाएंगे और पिक्चर के माध्यम से क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। तो जैसे कि बता रहा है फ्रेंच लेसन, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है माई लास्ट फ्रेंच लेसन, यानी मेरा आखिरी अध्याय, ठीक है, मेरा आखिरी अध्याय हुआ है, यानी क्यों, ठीक है, आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं मुश्किल से लिखना ही सीखा था। यानी ये विद्यार्थी है जो एक तरह से दुख व्यक्त कर रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि मैं मुश्किल से क्यों लिखना ही सीखा था, ठीक है, जैसे कि बता रहा है, ठीक है, कि मैं इसे मुश्किल से लिखना ही सीखा था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मुझे और अधिक नहीं सीखना चाहिए था। यानी एक तरह से ये जो विद्यार्थी है अपना दुखी व्यक्त कर रहा है कि मुझे इसे और अधिक नहीं सीखना चाहिए, मुझे रोक देना चाहिए। देन मैं कितना दुखी था कि मैं अपने जो अध्याय है इसे नहीं सीख पाया। मैं क्या करता था, केवल जो पंछी के अंडे है इसे ही ढूंढा करता था, या फिर स्लाइडिंग जो सार पे है मैं स्लाइड किया करता था। इन बातों को लेकर वह दुखी था। क्या था कि मैं मुश्किल से इसे क्यों लिखने सीखा ही था, ठीक है, और अपने जो लेसन है इसे मैं नहीं सीख पाया। और इनका जो काम था बच्चे क्या, कि वो सिर्फ अंडे वगैरह ढूंढा करता था और सार में स्लाइडिंग करता था। इस चीज़ को लेकर ये विद्यार्थी क्या होता है, दुखी होता है। फिर वह बता रहा है इनको आगे भी और दुखी होता है कि मेरा जो किताब जो कुछ क्षण पहले क्या लगता था, काफ़ी नॉनसेंस लग रहा था और ले जाने में भी काफ़ी भारी लगता था, ठीक है। और वो क्या था, माई ग्रामर था और मेरा हिस्ट्री, अब ये मेरे ओल्ड फ्रेंड बन चुके थे, ठीक है। तो इन बातों को लेकर ये विद्यार्थी को दुखी होता है कि ये जो मेरा किताब है जो ले जाने में काफ़ी भारी लगता था, नॉनसेंस लग रहा था, और वो क्या क्या था, ग्रामर था, ठीक है, हिस्ट्री था, ये सारे मेरे ओल्ड फ्रेंड बन चुके थे। तो इन बातों को लेकर भी ये जो विद्यार्थी है दुखी होता है और कहता है कि आई कुड नॉट, ठीक है, गिव अप, मैं इसे त्याग नहीं सकता था। और एम हमिल टीचर को भी, ये जो लड़का है, ठीक है, वो कह रहा है, और ये जो विचार है ना कि अब वो हमसे दूर जा रहे हैं, हम उसे दोबारा देख नहीं पाएंगे, मुझे सारा चीज़ भुला दिया उनके डंडे के बारे में, और वह कितना एक तरह से सनकी था, ठीक है। तो यही बता रहा है कि जो आइडिया है कि वे हमसे दूर जा रहे हैं, हम उसे दोबारा नहीं देख पाएंगे। तो इन्होंने सारी चीज़ें से भुलवा दिया कि उस डंडे के बारे में, और साथ में कितना क्रंकी था। तो ये सारे वो दुख व्यक्त करता है। तो ये जो माइंड मैप के जरिए आपको हम समझाने का प्रयास किए, तो कैसे लग रहा है आप ज़रूर बताइएगा। तो ये रहा इनका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट की तरफ।